अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। कुछ दोस्तों ने व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं पे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं। इस वीडियो में मैं ब्रीफली बताऊंगा कि पे स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और कितनी टाइप्स के पे स्ट्रक्चर्स हैं। पे स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में एक स्ट्रक्चर्ड पे स्कीम, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो और आप अपने एम्प्लॉइज़ को उनकी एक्सपेक्टेशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और लोग अपनी काम को बेहतर तरीके से कर सकें। उनको एक जर्नी, एक रास्ता नज़र आ रहा हो कि वो इस तरीके से उनको पे किया जाएगा, इस लेवल पे होंगे तो वो उनको इससे पे किया जाएगा, इस स्किल सेट के साथ ये पेमेंट होगी, ये सैलरी पे होगी। तो ये आप एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप मुख्तलिफ जॉब लेवल्स पे, ग्रेड्स पे या जॉब फैमिलीज़ में इंटरनल इक्विटी क्रिएट कर रहे होते हैं, फेयरनेस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, एक इम्पार्शियल स्कीम या स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा होता है। इस तरह से बजट मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉइज़ आसान हो जाती है। और अगर आपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए पे स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है कि अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे एम्प्लॉइज़ जाएगा तो उसकी सैलरी रेंज या पे स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एम्प्लॉइज़ की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ के अंदर पे स्ट्रक्चर मौजूद हो। अब बात करते हैं कि कितनी तरह के पे स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। नंबर वन, ट्रेडिशनल पे स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं और हर ग्रेड्स के अगेंस्ट मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी रेंज मेंशन की होती है। जो फ्रेश एम्प्लॉई है उस एरिया में, फॉर एग्जांपल फाइनेंस में या कस्टमर सर्विस में, उसके लिए वो मिनिमम पे ऑफ़र कर रहे होते हैं कंपनीज़ के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोग्रेस करके मैक्स पे भी चला जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि मैनेजर्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा रेज़ दे सकें। तो ये एक ट्रेडिशनल पे स्ट्रक्चर है। नंबर टू, ब्रॉडबैंड पे स्ट्रक्चर। ब्रॉडबैंड में 6 to 9 लेवल्स होते हैं। 6 लेवल्स भी आप रख सकते हैं और जॉब फैमिली के अगेंस्ट 9 भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। अब इसमें होता ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए एक पे स्ट्रक्चर बन सकता है, टेक्निकल के लिए एक पे स्ट्रक्चर बन सकता है, नॉन टेक्निकल के लिए बन सकता है, एग्जेक्टिव्स के लिए डिफरेंट बन सकता है। तो हर पे ग्रेड के आगे आपके पास स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं या 9 स्टेप्स हैं। तो अगर आपने प्रोग्रेशन करनी है या किसी को इनिशियल पे लेके आना है या मिड में लेके आना है या मैक्स पे लेकर जाना है, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है मैनेजर्स के पास, एचआर के पास, कि वो बेहतर तरीके से एम्प्लॉइज़ की कंपनसेशन को मैनेज कर सकें। मैंने भी इस ब्रॉडबैंड को एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ कंपनीज़ में, टेलीकॉम में भी किया और मुख्तलिफ कंपनीज़ में किया। नंबर 3, मार्केट बेस्ड पे स्ट्रक्चर। आप किस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, फिर आप एक मार्केट एनालिसिस करते हैं, आप एचआर कर रहा होता है या आप किसी स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं जो सैलरी सर्विस या सैलरी स्ट्रक्चर्स बनाने में माहिर होते हैं। आप उनको हायर करते हैं, वो उसी इंडस्ट्री के अंदर जाके मुख्तलिफ कंपनीज़ के पे स्ट्रक्चर्स को या पे स्केल्स को या रेंजेस को या जॉब फैमिलीज़ को एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको वो एक पे स्ट्रक्चर बना कर देते हैं कि अगर आपने 10% मार्केट से ऊपर जाना है या 20% जाना है या किस लेवल पे आपने अपने पे स्ट्रक्चर को रखना है, तो उस तरीके से वो आप पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके देते हैं ताकि आप कंपिटिटिव रहें और आप मार्केट के अंदर कंपैरेटिवली अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो ये मार्केट बेस्ड पे स्ट्रक्चर है। फिर चौथा जो पे स्ट्रक्चर है, नैरो ग्रेडेड पे स्ट्रक्चर है। इसमें हर लेवल पे 10, 15 या 16 या 17 या 20 स्टेप्स होते हैं और हर साल या एनुअली या बाई एनुअली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इंक्रीमेंट्स दे रही होती हैं एम्प्लॉइज़ को। तो एम्प्लॉई को पता होता है कि मैं इस
ग्रेड पे काम कर रहा हूँ और मुझे इंक्रीमेंट मिलते मिलते अगर 10 सालों में या 12 सालों में यहाँ पे पहुँचूँगा, या तो वो वहाँ पे फिर सैलरी को लॉक कर देते हैं या उस एम्प्लॉई को नेक्स्ट ग्रेड में लेके चले जाते हैं। तो ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट में, यूनाइटेड नेशन में भी मैंने यही देखा वहाँ पे। यहाँ पे लिमिटेशन ये होती है कि पे फॉर परफॉर्मेंस का जो फार्मूला है वो ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता। तो आप एक प्रोग्रेसिव पे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे होते। पांचवा पे स्ट्रक्चर, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, कि आप किसी भी एक या दो या तीन पे स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा करें, उनके अच्छे या पॉजिटिव या पॉइंट्स को मिला के आप ऐसा प्रे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता हो, आपके कल्चर को सूट करता हो, आपके कंट्री को सूट करता हो। क्योंकि इसमें रेगुलेशंस भी आ जाती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ जाती हैं कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉइज़ को पे करेंगे, मिनिमम क्या होगा, मैक्स क्या होगा। जिस तरह मैं मलेशिया में हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं। यहाँ अगर आपने डेली वेजेस पे भी एम्प्लॉई को हायर करना है तो आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ डेली रेट्स पे उसको पे करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप उनका जो प्रोविडेंट फंड है या सॉक्सो है या बाकी बेनिफिट्स हैं, जो रेगुलेटरी बेनिफिट्स हैं, वो आप एम्प्लॉइज़ को देते हैं, चाहे वो डेली वेजेस पे ही काम क्यों ना कर रहा हो। इसकी मॉनिटरिंग बहुत सख्त है, और अगर एम्प्लॉई कंप्लेन कर दे तो इमीडिएटली उस पर एक्शन होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन शेडो के नीचे आ जाती है। तो जहाँ पे भी रेगुलेशन सख्त हैं, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल करती है और लेबर लॉज बड़े अच्छी तरीके से कंप्लाई किए जाते हैं, तो वहाँ पे फिर पे स्कीम्स या पे स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। मलेशिया में मैंने देखा है, यहाँ पे तो कम से कम हो रहे होते हैं। अच्छा, एक आखिरी जो पे स्ट्रक्चर है वो है इंडिविजुअल बेस्ड पे या स्पॉट सैलरीज हैं, या उनको वो स्पॉट रेट्स भी कहते हैं। ये रेट्स डेली वेजेस के लोगों के लिए होते हैं कि किसी को घंटों के हिसाब से पे करना है या दिन के हिसाब से पे करना है, वीकली बेसिस पे करना है। तो उसके लिए कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, एक रेट डिटरमिन किया जाता है और उसके मुताबिक एम्प्लॉइज़ को पे किया जाता है। हमने यहाँ मलेशिया में इसको एक्सपीरियंस किया कि एक तो हम ऐसे लोगों को हायर करते थे जिनको मंथली सैलरीज पे होती थी, और कुछ लोग 2, 3 या 4 घंटों के लिए आके काम करते थे। तो उनके साथ हमारा रेट फॉर्मली तय हो जाता था कि आपको पर आवर इतना पे होगा, और वो गवर्नमेंट का डिटरमिन्ड रेट होता था कि आपने इस तरीके से रेट को डिटरमिन करना है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम आप किसी भी लेवल पे उसको लेके चले जाएं ताकि लोग सेटिस्फाइड हों और वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये कुछ 5-6 पे स्ट्रक्चर्स थे जो मैं आपसे ब्रीफली शेयर करना चाह रहा था। आपको मज़ीद इस पे काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में पे स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, कंपनसेशन स्कीम्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करना पड़ेगा, या तो आपके एचआर के लोग इतने स्पेशलाइज्ड हों कंपनसेशन में, वो खुद डिज़ाइन करें, मार्केट एनालिसिस करें, अच्छे तरीके से अपने पे स्ट्रक्चर्स को कम्पिटिटिव बनाएं, क्योंकि दिस इज़ द हार्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉई अटेंशन एंड सेटिस्फेक्शन। अगर आपके पे स्ट्रक्चर अच्छा है तो आपका एम्प्लॉई भी सेटिस्फाइड होगा, आपकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आप कम्पिटिटिव हैं, क्योंकि ये सैलरी सर्वे या सैलरी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रिव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है हर साल, ताकि उनको कम्पिटिटिव रखा जाए। आई होप कि आई एम एबल टू कन्वे माई व्यू पॉइंट। अगर आपके मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मज़ीद जो कंपनसेशन के लोग हैं उनको इस पर रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।